नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में आज छात्रों ने भारी बवाल किया। पार्ट थर्ड की परीक्षा तिथि जारी करने के बाद से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर धरना दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट में ताला जड़ दिया। छात्रों की मांग है कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी द्वारा स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षा तिथि निर्धारित करने के बाद से ही छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा की जो तिथि है वो बढ़ाई जाए। और आज जो है भारी संख्या में पार्ट थर्ड के छात्र छात्राएं प्रशासनिक भवन के सामने वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और छात्रों का मांग है कि जो परीक्षा की तिथि यूनिवर्सिटी द्वारा था उसे बढ़ाया जाए। लगातार इसको लेकर छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर बैठी हुई हैं और वो यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। इस तरह की विरोध प्रदर्शन हम पार्ट 2 का एग्जाम दिए ही हैं, कुछ दिन मिला ही है। एक नियम है, कम से कम 3 महीने क्लास होता है, उसके बाद एग्जाम होना होता है। हम लोग का ऐसे सेशन लेट है, लेकिन अभी हम लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे तो नहीं है हम लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा। हम लोग का जो है मार्क्स कितना आएगा, इतना तैयारी नहीं हुआ। जहाँ पे हम लोग क्लास में, जहाँ क्लास हो रहा है कॉलेज में, वहाँ कंप्लीट ही नहीं हुआ सिलेबस। बिना सिलेबस के हम लोग कैसे एग्जाम दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राएं वो लगातार जो है यूनिवर्सिटी प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर बैठे हुए हैं और लगातार जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उनके खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र छात्राओं का मांग है कि जो परीक्षा की तिथि जारी की गई है उसे बढ़ाया जाए। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। सिवान में लगातार जब्त शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया जा रहा है। 2 दिन पहले नौतन थाना क्षेत्र में शराब को नष्ट किया गया था। वहीं मैरवा थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों और गांवों से जब्त देसी और विदेशी शराब की खेप को जेसीबी मशीन की मदद से नष्ट कर दिया गया। नष्ट शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन न शराब तस्कर मान रहे हैं और न ही शराबी। पूर्णिया समाहरणालय परिसर में प्रशासन के नाक के नीचे बैठकर शराबी शराब पी रहे हैं और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। पूर्णिया के समाहरणालय परिसर में जल जीवन हरियाली योजना के तहत बना तालाब है। इस तालाब के चारों ओर डीएम, एसपी, डीडीसी, एसडीएम से लेकर कई बड़े अधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं, लेकिन इस तालाब में शराब की दर्जनों बोतलें प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैं। यहां कभी चोरी छुपे तो कभी खुलेआम लोग शराब पीते हैं और बोतल समाहरणालय परिसर के तालाब में फेंक दे रहे हैं। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी है। इसके बावजूद भी ये पूर्णिया के समाहरणालय परिसर के इस तालाब में दर्जनों बोतलें, शराब की बोतलें और कोडीन की बोतलें फेंकी हुई है। ऐसे में खुद आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बिहार में शराबबंदी है। हमारे साथ यहाँ के अधिवक्ता हैं दिलीप कुमार दीपक जी, इनसे बात करते हैं। सर, ये शराब की बोतलें यहाँ पर दिख रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया है और हम भी शराबबंदी के पक्षधर हैं। लेकिन शराब बंद हो और उसके बाद समाहरणालय परिसर में बोतल मुंह उठा उठा के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हो कि देखो कहाँ है शराबबंदी, मैं तो खुलेआम यहाँ दिखलाई दे रहा हूँ। तो इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी ने इस पोखर को हाल ही में साफ करवाया। उनका विकासात्मक रुख है, लेकिन बावजूद उनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। तो ये भी देखना उनकी जवाबदेही है। बल्कि जो धंधेबाज हैं, जो शराब का धंधा खुलेआम कर रहे हैं, घर घर में होम डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने की सख्त आवश्यकता है। ये जो दिख रही है यहाँ पर कोडीन की बोतलें, शराब की बोतलें, क्या कहेंगे? ये कई बड़े अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये तो काफ़ी दुखद बात है कि जिस समाहरणालय के बीच में ये पोखर है और इस पोखर को हाल ही में जिला पदाधिकारी ने इसका साफ सुथरा रंग रोगन करवाया है, इसके बावजूद शराब यहाँ पाया जाना, भारी मात्रा में शराब की बोतलें, ये बड़ा दुखद बात है। और कोडीन लिंटस के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि कोडीन लिंटस जो है आपको हर एक मोहल्ले में आपको उसकी बोतलें गली में मिलेगी।
तो ये दवाई दुकान से बिक्री हो रहा है। ये समरनाले में नाक के नीचे बड़ा ही दुखद घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये समाहरणालय परिसर में शराब की बोतलें मिलना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में जरूरत है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसकी जांच करवाए कि कौन इस तरह का काम कर रहा है और कौन यहाँ पर होम डिलीवरी कर रहा है या यहाँ पर प्रशासन के नाक के नीचे आकर शराब पी रहा है और शराब की बोतलें फेंक रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। समाधान यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार शिवहर पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने बसैया गांव में विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम नीतीश कुमार लोगों से भी रूबरू हुए और उनसे बातचीत की। साथ ही स्वच्छता कर्मियों से भी सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार ने छतौना में इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है तो ठीक ढंग से बनाया गया है और कुछ चीजों का हमने सुझाव भी दे दिया है कि बच्चे बच्चियों को के लिए सब तरह की सुविधा रहे, खेल कूद के लिए भी रहना चाहिए और दूसरी बात है कि मेंटेनेंस हमेशा इसका रहे ताकि कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और इसके अलावा जितनी चीजों को जो देखा है उसमें जब मुझको कहना था कि इसमें और ये कर दीजिए तो कर लेंगे लोग, तो बाकी सब कुछ भी ठीक हो जाएगा और काफी अच्छे ढंग से होगा। और हमने तो ये भी सुझाव दे दिया है कि इसको थोड़ा सा सब बच्चे बच्चियों को देखने के लिए भी, फिल्म देखने के लिए भी इंतजाम कर दो। अंदर कहाँ जाएगा देखने के लिए। शिवहर में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंद पड़े रीगा चीनी मिल को दोबारा चालू कराए जाने का भरोसा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि चीनी मिल चालू कराने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है ताकि किसानों को परेशानी नहीं हो और इसे लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो हम कह रहे हैं उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वो कोशिश भी हो रहा है। हम यही चाह रहे हैं कि उसको फिर से चालू कर दिया जाए। अब जो छोड़ के चला गया है तो उसकी जगह पर नया चालू किया जाए। ये हमने प्रशासन को भी कह दिया है कि उसको करना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा तो दिक्कत हो न जाता है। वैसे दूसरी जगह बेचने के लिए जाने के लिए उसको उनको अपने से नहीं जाना पड़े, सरकार की तरफ से इंतजाम कर दिया जाता है कि आप इसको लेकर के कहीं आपको बेचने के लिए जाना है तो वहां जाइए, आपको खुद न लगे, सरकार की तरफ से इंतजाम कर दिया जाए। वो तो एक अलग बात है, लेकिन होना तो चाहिए ना। जब हम पहले आए हैं कितना बढ़िया रहा है, अब भाग गया, अब क्या कहा जाए साहब। अब उसके बाद तो एक दूसरे को बनाना ही चाहिए, हम तो चाह ही रहे कि बन जाए। बिहार में 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना शुरू हो रही है। इसे लेकर भी सीएम नीतीश ने समाधान यात्रा के दौरान बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि इसके आधार पर लोगों के विकास का काम किया जाएगा। की शुरुआत हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए सर। हाँ, वो शुरू हो जाएगा तो हमने कहा ही है। तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना, तो एक एक बार उसका एक एक चीज की समीक्षा कर रहे थे क्या हुआ। तो एक एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो वही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। एकदम हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है। और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है तो बाहर वाले के साथ भी एक कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना हम लोग, तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज की जानकारी। खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे हैं।
राम मंदिर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। शाह के बयान पर महागठबंधन ने हमला किया तो बीजेपी ने महागठबंधन पर पलटवार किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति सबका सम्मान है। हमारी उम्मीद यह भी है कि भूखे भजन न होई गोपाला। माननीय अमित शाह जी 2014 से लेकर के 2023 तक 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात थी, अगर उसका विधिवत तिथि भी आप घोषणा कर देते तो नौजवानों को सुकून मिलता, चैन मिलता। देखिए, राम मंदिर बनने का तो तिथि तय हो गया, लेकिन जो देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का क्या आलम है, वो सब लोग जान रहे हैं। उसकी भी तो तिथि तय होनी चाहिए। जो 15 लाख रुपए देने का वादा इन्होंने किया था वो अब तक मिला नहीं। उसकी भी तिथि तय करनी चाहिए लोगों को कि कब 15 लाख रुपए मिलेगा, लोगों को रोजगार कब मिलेगा। जो नौकरी है वो भी छीना जा रहा है। इसकी तिथि तय होनी चाहिए कि आखिर बेरोजगारी कब दूर होगी और महंगाई कब। अमित शाह जी को यही नहीं मालूम है कि अयोध्या का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, भाजपा और कांग्रेस की अदालतों में नहीं चल रहा था। उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना था, कांग्रेस या भाजपा को नहीं देना था। इस पूरे मुकदमे में भाजपा कहीं पार्टी भी नहीं थी। एक दिन भी कोई इनका नेता कोर्ट की तारीख में चवन्नी खर्चा करने नहीं गया। और आज जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वो मंदिर भी भाजपा के लोग नहीं बनवा रहे हैं। कांग्रेस केवल वोट की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसको लग रहा था कि अगर राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो हमारा वोट खिसक जाएगा। एक खास वर्ग के लोगों को संतुष्ट करने के लिए राम मंदिर के निर्माण में विलंब करता रहा कांग्रेस। और बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और आपको बता दें कि यह दौरा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 2 सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में चाईबासा और राजमहल सीट पर इस बार बीजेपी की विशेष नजर है। अमित शाह के दौरे को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव का आगाज करने के लिए झारखंड पहुंचने वाले हैं। आज शाम 6 बजे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अमित शाह का आगमन होगा और 7 जनवरी को वो चाईबासा में होंगे। ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर आप झारखंड में जो 14 लोकसभा की सीटें हैं उस पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो 2 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ये 2 सीटें चाईबासा और राजमहल की है, मतलब एक कोल्हान की और एक संथाल की। चाईबासा में जो आम सभा का आयोजन किया गया है और उसके बाद लोकसभा कोर कमेटी की जो बैठक आयोजित की गई है, बीजेपी नेताओं को वो गुरु मंत्र देंगे कि आखिर कैसे लोकसभा की इस सीट को जीता जा सकता है। एक जानकारी यहां देना जरूरी है क्योंकि आप अगर कोल्हान के विधानसभा सीटों पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी के लिए जो विधानसभा का भी चुनाव रहा 2019 का, उसमें एक भी सीट बीजेपी विधानसभा की नहीं जीत पाई। इसलिए चाईबासा महत्वपूर्ण हो जाता है और मिशन 2024 को लेकर जो बीजेपी की तैयारियां हैं, जो बीजेपी का मिशन है कि अधिक से अधिक सीटें जीतना है, देश भर की अधिक से अधिक सीटें जीतने की कोशिश हो रही है। इसमें चाईबासा और राजमहल की सीट महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां बीजेपी नहीं जीत सकी थी। तो अमित शाह जब आएंगे और अमित शाह जब बीजेपी नेताओं को अपना गुरु मंत्र देंगे, उसके बाद से मिशन 2024 को लेकर झारखंड की राजनीति एक बार फिर से चरम पर होगी। और अमित शाह हर बार जब आते हैं तो जो तैयारियां होती हैं, गृह मंत्री के नाते भी अगर हम बात करें, उनके सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो 2000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। 3 IPS अधिकारी होंगे, 6 DSP हैं, दारोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं। मतलब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां से लेकर रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिशन ब्लू तक के लिए किया गया है। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उन्होंने दावा किया 2014 में झारखंड के लोकसभा की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और झारखंड में उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी।
हम कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ऊर्जा मिलेगा, ताकि यहां जो हेमंत सोरेन की सरकार है लगातार जनहित की भावनाओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ, आप देखो खनिजों की लूट चल रही है, हर जगह पैसे का बोलबाला है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। राज्य की जनता एक बड़ा आंदोलन चाहती है, राज्य की जनता एक बड़ा बदलाव चाहती है। अब तो 3 साल पूरे हो गए, चुनाव भी नजदीक है, तो एक एक जो वायदे किए थे हेमंत सोरेन की सरकार ने, वो वायदे को पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी की। और इसके लिए अब हम ये तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में जाएंगे और 2024 में पूर्ण बहुमत से राज्य में सरकार बनाएंगे और 14 की 14 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। कटिहार में गैंगवार में हुई 5 लोगों की हत्या मामले में 4 प्रमुख शूटर को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गुजरात के सूरत से इन सभी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम सुमन कुमार, अमन तिवारी, अभिषेक राय उर्फ टाइगर और धीरज राय हैं, जबकि गिरोह का सरगना मोहन ठाकुर अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 2 दिसंबर को सेमापुर थाना क्षेत्र में मोहन चांदपुर जयरा इलाके में गैंगवार की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की हत्या हो गई थी। गैंगवार के बाद से ही पुलिस इन अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी। गिरफ्तार सुमन कुमार के खिलाफ तिरुपति थाने में आधा दर्जन केस दर्ज हैं। गैंगवार मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कि जो बिहार की एसटीएफ है, इन आरोपियों को पकड़ने के लिए सूरत आई थी। सूरत में उसको वो जो 4 आरोपी छिपे थे वो लोकेट नहीं हो रहे थे। मेहरबान पुलिस कमिश्नर साहब को मदद के लिए उन्हें गुहार लगाई थी। क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व किया था मेहरबान पुलिस कमिश्नर साहब ने। पीएसआई पटियार और उसकी टीम को हमने एसटीएफ के साथ लगाया था इन चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे ये लोग लोकेट हुए। पीएसआई पटियार और उसकी टीम और एसटीएफ बिहार की टीम ने दोनों ने संयुक्त ऑपरेशन करके गोड़ादरा में देवद चेकपोस्ट के पास से 4 बदमाशों को पकड़ लिया है। पटना शहर को साफ सुथरा रखने के लिए पटना नगर निगम लगातार नए नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। पटना नगर निगम ने पटना को साफ रखने के लिए इस बार काली सूची का सहारा लिया है। पटना नगर निगम की तरफ से काली सूची जगह जगह पर लगाया गया है। इस काली सूची में वैसे लोगों का नाम और नंबर अंकित कर दिया जा रहा है जो मना करने के बाद भी सड़क पर अपने घर या दुकान का कचरा फेंक रहे हैं। पूरी खबर पटना के वार्ड नंबर 7 से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। स्वच्छता से ही स्वच्छ बिहार और स्वच्छ भारत का निर्माण हो सकता है। इस बात को मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं और अब इस मिशन के तहत जो है पटना नगर निगम लगातार चरणबद्ध तरीके से अलग अलग जो है मुहिम चला रहा है। पटना में कई जगहों पे जो है कचरा जहाँ फेंके जाते थे वहाँ पे साफ सफाई करके गुलदस्ता लगाए गए और कई जगहों पे जो है कचरा फेंकने वालों को ढिंढेरा पीट करके दुल्हा भी बना दिया जा रहा है। अब हम तस्वीर दिखा रहे हैं काली सूची की। ये ब्लैक लिस्टेड करने की सूची नहीं है, बल्कि ये काली सूची जो है वो ये बताने को है कि पटना नगर निगम जो है अगर मनाही के बाद भी आप कचरा फेंकते हैं तो आपका नाम इस काली सूची में डाल दिया जाएगा। देख सकते हैं कि पटना नगर निगम पाटलिपुत्रा अंचल वार्ड नंबर 7 की ये काली सूची है। वार्ड को गंदा करने वालों की सूची है, उसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं सोना मेडिकल, माला अपार्टमेंट, शारदा अपार्टमेंट, शांति अपार्टमेंट, अनिल कुमार। बाकायदा नंबर भी दे दिया गया कि देखिए ये वो शख्स है जो यहाँ पे कचरा फेंकते हैं और उनका नाम इस काली सूची में है। प्रमोद कुमार का भी नाम है, विकास कुमार है, प्रवीण कुंज है, चंद्रा यादव है, गर्जन दास है, जगन्नाथ प्रसाद है, शादी रेसिडेंसी जो अपार्टमेंट है वो भी है। और ये काली सूची जो है वो पटना नगर निगम की तरफ से मुहैया कराया गया सभी वार्डों को और यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ कचरा फेंकना मना है, कचरा फेंके जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना नगर निगम की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और इसको लेकर के जो लोग हैं पटना वासी ये क्या सोचते हैं इनसे भी जानते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? बलमेश्वर सिंह। बलमेश्वर जी, ये जो काली सूची है और जिस तरीके से कचरा फेंकने वालों का नाम इसमें शामिल कर दिया जा रहा है, ये एक अच्छी पहल है, क्या मानेंगे पटना नगर निगम? हाँ, बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। नीट एंड क्लीन रहेगा पटना और सब लोग का अच्छा स्वच्छ हवा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, ये सब। लेकिन जिनका नाम इसमें आ गया है वो शर्मिंदगी भी तो महसूस करेंगे कि आगे से वो इस तरह का काम ना करें। शायद इसी मंशा के साथ ये काली सूची निश्चित निश्चित
काली सूची जो बड़ा टांग दिए हैं, इसी से उनके शर्मिंदा हो जाएंगे। चलिए, तो इस काली सूची में जब नाम आएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग शर्मिंदा होंगे। उनका मोबाइल नंबर भी है। ये भी कहा जा रहा है, लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप ऐसे लोगों को कॉल करके उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और आगे से ऐसा ना करें, इसका वादा उनसे जरूर लीजिए। और जब वो नहीं फेंकने लगेंगे कचरा, तब उनका नाम इस काली सूची से हटाया जाएगा, मिटाया जाएगा। तो फिलहाल कह सकते हैं कि एक बड़ी पहल जो है वो पटना नगर निगम से की तरफ से पटना को स्वच्छ रखने को लेकर के किया गया है। तो न्यूज 18 भी आप तमाम पटना वासियों से अपील करता है कि आप नगर निगम के जो भी सलाह है जो उन्होंने मुहैया चलाया है उसमें साथ दें और इस मुहिम में अपना योगदान दें और ये भी सुनिश्चित करें कि इस काली सूची में आपका नाम दर्ज ना हो। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज के एनएसजी कमांडो दीपक कुमार की लेह में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। दीपक कुमार बरौली नगर परिषद के वार्ड 10 के निवासी प्रहलाद सिंह के पुत्र हैं। दीपक कुमार का पार्थिव शरीर आज शाम तक बिहार पहुंचने की बात कही जा रही है। दीपक की मौत की खबर से इलाके में मातम है। जवान के पिता प्रहलाद सिंह के अनुसार बुधवार की सुबह करीब 9 बजे दीपक कुमार सिंह खुद गाड़ी चलाकर ट्रेनिंग कैंप जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी भीषण बर्फबारी में फिसलकर गहरे खाई में गिर पड़ी, जिसमें दीपक कुमार सिंह की मौत हो गई, जबकि उनके अन्य 4 साथी बुरी तरह से घायल हो गए। किसी लेफ्टिनेंट के द्वारा हमको सूचना मिली कि आपका पुत्र दीपक कुमार सिंह जो एनएसजी में है, उनके सर में चोट आया है, एक्सीडेंट कर गया। ठीक 20 मिनट के बाद एक कोई मेजर थे, गौरी को बोलते थे, कौन सा नाम था, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई डीके के फादर बोल रहे हैं। बोले हाँ, डीके का फादर। ऐसा था कि यहाँ आने के बाद किसी को ये नहीं लगता था कि वो एनएसजी के जैसे बड़े पद पे स्थापित है। एक साधारण व्यक्ति की तरह सबके साथ हंसना मिलना, इवन ड्यूटी पे भी रहने पे अगर नेटवर्क साइड में रहता था तो सब पूरे रिलेशन से लेकर के बरौली के जो भी उसके दोस्त थे या जो भी जानने वाले थे सबको फ़ोन करना, सबसे बातें करना, उसका व्यक्तित्व ही बिल्कुल अलग था और उसका व्यक्तित्व का ही दिन। हम अपने घरों में तभी महफूज रहते हैं जब हमारे देश के जवान देश की सरहद पर तैनात होकर हमारे सरहद की सुरक्षा करते हैं। सरहद पर उनका जीवन कितना कठिन होता है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। भीषण सर्दी और बेहद मुश्किल भरे लोकेशन कश्मीर के एलओसी वाले एरिया में बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि सरहद की रक्षा करने वाले इन जवानों की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद वो बर्फ से भरे पहाड़ में किस तरह से सरहद की रक्षा कर रहे हैं यह देखकर समझा जा सकता है। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।